अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। हुकूमत ने अदलिया से मुताल्लिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन तश्कील दे दिया है। अदालती कमीशन अगले 30 रोज़ में जजेस से मुताल्लिक ऑडियो लीक्स की तहकीकात करके अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक भी ऑडियो लीक हुई, इसलिए उन्हें कमीशन में शामिल नहीं किया गया। तो क्या कमीशन मौजूद चीफ जस्टिस को भी तलब कर सकता है? क्या कमीशन ऑडियो रिकॉर्ड करने और रिलीज़ करने वालों की भी तहकीकात करेगा, या इस कमीशन का हाल भी उसी तहकीकाती कमेटी जैसा होगा जिसका ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 8 महीने पहले किया था, जब वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई थी? काबीना फैसला इसकी जो इन्वेस्टिगेशन इस केस की बिल्कुल शुरू है और कौम को पूरी शफाफियत के साथ इंशाअल्लाह हम बताएंगे कौम को इंशाअल्लाह पूरी तरह। अब नाज़रीन, यहाँ पर सवाल कहीं उठते हैं, क्या कभी सियासतदानों से मुताल्लिक ऑडियो लीक्स की भी तहकीकात की जाएंगी, या इस वक्त जो हो रहा है समझा जाए कि ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जजेस पर दबाव बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, लेकिन उनका हदफ अदलिया और इमरान खान ही नजर आए। उन्होंने कहा कि अदालतों में सासों की फरमाइश पर फैसले सुनाए जा रहे हैं। अदलिया की तौहीन बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर से ही होती है। दूसरी तरफ हुकूमती अरकान को रिलीफ मिलने का सिलसिला भी जारी है। नैब ने आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में शहबाज शरीफ को बेगुनाह करार दे दिया है। अगर ये केस सही था तो क्लीन चिट कैसे मिली, और अगर ये केस गलत था तो क्या केस बनाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? इतने साल जो केस चला, कौम का पैसा खर्च हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने जेल काटी, उसका हिसाब कौन देगा? और फिर सवाल ये भी कि अगर ये केसेस सियासी इंतकाम के लिए बने थे तो आज इमरान खान पर जो केसेस बन रहे हैं, क्या उनका हशर भी फिर यही होगा? इस पर बात करने के लिए आज मेरे मौजूद मेहमानों में हसन रजा पान कर चुके हैं, चेयरमैन है एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल के। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर गौहर खान साहब वकील हैं इमरान खान के, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुश आमदीद कहूँगी। गौहर खान साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि खान साहब ने कमीशन का दायरा कार बढ़ाने और इख्तियारात में इजाफे का मुतालबा किया है, यानी सर तहरीक इंसाफ को कमीशन की फॉर्मेशन और मेंबरान पर कोई एतराज़ नहीं है और फाइंडिंग्स को कबूल किया जाएगा खान साहब की तरफ। एम आई राइट सर? देखिए, वो तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है, उस पर खान साहब या पॉलिटिकल पार्टी जवाब दे सकती है। मुझसे तो अगर आप पूछे तो मैं लीगली कह सकता हूँ कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ये कमीशन इस मैटर को इन द फर्स्ट इंस्टेंस देख भी सकती है या नहीं देख सकती। अगर आप चाहें तो मैं इसका जरूर तज़किरा करूँ। देखिए, इनमें जो ऑडियो लीक्स है, इस वक्त इस कमीशन का जो नोटिफिकेशन हुआ है, इसके मुताबिक 8 किस्म के ऑडियो लीक्स पे इस कमीशन ने अपने फाइंडिंग देनी है। पहली बात तो ये है कि उनमें से सिर्फ एक ही ऑडियो लीक है, 3 नंबर वाला, जिसको सी है, वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू अ सिटिंग जज है। इसके मुताबिक ये कमीशन सिरे से फाइंडिंग नहीं दे सकती, क्योंकि ये सारा रिक्वायर करता है और ये विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिस वक्त बनता है तो उसके पास वो इख्तियारात है जो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियारात है। तो इसकी सारी फाइंडिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद कर सकती है अगर ये मैटर आता है कि वाकई मिसकंडक्ट हुआ है। जो रिमेनिंग 7 है, उसके लिए इस किस्म का कमीशन बन ही नहीं सकता इन द फर्स्ट प्लेस। उसकी रीजन यही है कि ये सिर्फ 7 ऑडियो लीक्स के लिए हैं, और हुकूमत मौजूदा कानून जो 2017 के मुताबिक बना है, उसमें हुकूमत इटसेल्फ किसी जजेस पे मुश्तमिल कमीशन नहीं बना सकता। फॉर इंस्टेंस चीफ जस्टिस तो सिरे से इसको काजी फाइज साहब तो सिरे से इसको देख ही नहीं सकता। द रीजन बीइंग कि काजी फाइज साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा है, तो इसलिए वो इस मैटर को नहीं देख सकता। जो बाकी जज साहिबान है वो खुद इसको नहीं कर सकती, हुकूमत मुतालिका चीफ जस्टिस को लिखेगी। इवन इफ अगर चीफ जस्टिस को आप लाना चाहते हैं तो लेटर जाएगा, फिर चीफ जस्टिस की सवाबदीद है वो खुद को और मैटर के। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है कि इस पे चीफ जस्टिस या जज साहिबान नहीं बैठ सकते, और इसकी एक खास रीजन है। जो जज साहिबान के लिए बना है वो कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 7 है। वो आर्टिकल 7 मना अगर चीफ जस्टिस के पास कोई दरखास्त जाती है गौर साहब, तो क्या चीफ जस्टिस इस कमीशन को खत्म कर सकते हैं सर? देखिए, वो कमीशन को खत्म नहीं करेंगे। अगर जाते तो ये कमीशन सिरे से लीगल और लॉफुल है ही नहीं। काजी पैसा साहब इससे नहीं बैठ सकते, अगर नहीं बैठ सकते तो कमीशन टूट गया। जो बाकी 2 साहिबान है, कोड ऑफ कंडक्ट अलाउ नहीं करता कि वो जज साहिबान बैठ जाएं, इस कमीशन पे बैठ जाएं, तो कंडक्ट अलाउ नहीं करता। ये जज साहिबान इस पे आकर के जज साहिबान इस कमीशन का हिस्सा बने।
और सिर्फ कमीशन उस सूरत में बनता है जो मैं आपको मिसाल दे दूं, क्वेटा का ब्लास्ट हुआ है, काजी फैसल साहब कमीशन ने कर लिया। जो इस्लामाबाद के ब्लास्ट हो गए F8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, उसमें भी ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने हेड किया था। आर्मी पब्लिक स्कूल का हो गया था, लालजान खटक साहब ने कर लिया था। इन मामलात में मुताल्लिक चीफ जस्टिस साहिबान के पास जब रिक्वेस्ट आती है वो बनाते हैं, हुकूमत के साथ ऑडियो लीक पे नहीं बना सकती। यहाँ पर ये चीफ जस्टिस की जवाबदेही है। आप ऐसा कह रहे हैं हसन पाशा साहब, सर मेमो गेट स्कैंडल हो गया, ये धांधली कमीशन हो गया, इस समय जितने भी जुडिशियल कमीशन जहां बने सर, उसकी नामजदगी के लिए रिक्वेस्ट ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को जाती है, लेकिन इस बार हुकूमत ने बराह रास्त नामजदगी की है, तो सर कानूनी लिहाज से ये दुरुस्त है? मैं समझता हूँ कि ये कानूनी लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है और हमारे मुतालबात बड़े अरसे से ये आ रहे थे। से हमने 6 रेफरेंसेस फाइल किए, एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो उस वक्त से हमारा मुतालबा, बल्कि फाइल करने से पहले हमारा मुतालबा था चीफ जस्टिस साहब से भी और हुकूमत वक्त से भी कि आप जो है वो एक कमीशन मुकर्रर करें, जुडिशियल इंक्वायरी करें, तहकीकात करें, पता चले कि ये जो ऑडियो लीक्स हैं जज साहब के हवाले से सही हैं या गलत हैं। अगर गलत है तो जिन्होंने बनाई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और अगर सही है तो फिर जज साहब को कोर्ट का हिस्सा होने की कोई जवाब नहीं बनता। तो खुदा करके ये अगर बन भी गया है तो इस पे एतराज़ात नहीं होने चाहिए। बड़ा हाई प्रोफाइल और इंटेग्रिटी वाले जज सर कानूनी लिहाज से मुझे बताइए, कानूनी लिहाज से बताइए हसन साहब, ये बताइए सर बराह रास्त नामजदगी से सर जी सर सवाल भी ले लीजिए बराह रास्त सर, ये जो अब नामजदगी हो गई है इस पर चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कोई रिएक्शन आ सकता है सर? और चीफ जस्टिस चाहें तो सर जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर मेंबरान को काम से रोक सकते हैं सर? देखिए ये तो आप उनके इंटरनल मामला है, लेकिन ये है कि ये हुकूमत वक्त जो है वो ये कमीशन तश्कील दे सकती है, उसके इख्तियारात हैं जुडिशियल कमीशन बनाने के, और पहले कई दफा ऐसे हो चुका है कि और सर चीफ जस्टिस साहब के पास भी इख्तियारात हैं कि अगर ऐसी नामजदगी हो जाती है और चीफ जस्टिस चाहें तो वो अपने इख्तियार को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना सर, जैसे असेंबली ने अपने इख्तियार को इस्तेमाल किया। जस्टिस साहब की हद तक मैं अर्ज करूंगा वो फिर इनको एक जुडिशियल ऑर्डर करना पड़ेगा, और जाहिर है कोई एग्रीव्ड पार्टी इसको चैलेंज करेगी या फिर 184(3) की जुरिसडिक्शन अज्यूम करके वो सुओ मोटो लेके तो ये अपने नोटिस वगैरह करके कर सकते हैं। लेकिन ये सारा जुडिशियल साइड यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना जी हसन साहब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना सर, क्योंकि हुकूमत कहती है कि चीफ जस्टिस से मुतालिक भी ऑडियो है, तो क्या सर ये कमीशन चीफ जस्टिस को भी तलब कर सकता है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस साहब एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और वो जज होने की वजह से ही है, तो इसीलिए आई थिंक उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया और सीनियर प्यूनी जज साहब को चेयरमैन बनाया गया। उसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में वो उनको शामिल किया जा सकता है, पूछ की जा सकती है, क्योंकि कानून इजाजत देता है, इख्तियार देता है सर। कानून कोई भी कानून से बालातर नहीं है। ठीक है गौर साहब, सर ये कहिएगा सर, आज खान साहब आर्टिकल 14 का हवाला दे रहे थे और वो ये कहते हैं कि कोई भी अवामी ओहदेदार हो या शहरी हो, टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करना उनकी प्राइवेसी की संगीन खिलाफ वर्जी है। तो सर ये टैंपरिंग, फोन टेपिंग और डाटा लीक करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये खान साहब कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले सर खान साहब इस सारी सिचुएशन को जस्टिफाई करते रहे हैं, तो आप लोग वकील, क्या पहले आप लोगों ने खान साहब को नहीं बताया या अब खान साहब को समझ आ गया, हुआ क्या है ये? नहीं देखिए, वो तो समझ तो पहले से ही है। ऐसे देखो, जो लोग टेलीफोन टेप करते हैं या उसको लीक करते हैं या वो खास किस्म के टेलीफोन वो टेप हो रहे हैं, आप देखिए सेशन जज की वाइफ की टेलीफोन टेप हो रहा है और पता नहीं कितने घंटे वो बात करते हैं, फिर कितने स्पेसिफिक जो है वर्डिंग उससे लीक कर आउट कर जाते हैं। तो इसका सारा एक इम्पैक्ट जरूर है लोगों पे भी, जुडिशरी पे भी, जो पेंडिंग केसेस है उस पर भी। लेकिन जो अभी कमीशन सर मैं यही तो कह रही हूँ कि खान साहब तो पहले इस सिचुएशन को जस्टिफाई कर चुके हैं अपने इंटरव्यूज में। नहीं देखिए, वो जस्टिफाई नहीं, एक कितना जरूरी है
पहले से एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है कि ये सारा कर ले, और आप अक्रॉस द बोर्ड देख ले, पिटीशन फाइल हो चुकी है और वो सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। जहां तक मौजूदा का ताल्लुक है, एक तो उसमें चीफ जस्टिस कोई ऑडियो लीक्स नहीं है, दूसरा ये कि मौजूदा वक्त में इधर आते हैं, देखिए आर्टिकल 208 प्रोवाइड करता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही जज को रिमूव करेगा, उसके रूल्स प्रोवाइड करते हैं, रूल्स है 2005 के, उस रूल्स में लिखा हुआ कि अगर कोई, जिस तरह पाशा साहब कह रहे हैं कि हमारे रेफरेंसेस जज के खिलाफ है, अगर वो रेफरेंसेस है वो चीफ जस्टिस पहले नहीं देखता, वो रूल्स के मुताबिक पहले जज के पास जाता है। मसलन उस रूल के मुताबिक वो रेफरेंस पहले गया होगा काजी फैसा साहब के पास, या वो गया हुआ सरदार मसूद साहब के पास। अगर उन जजेस को जजेस उस पे कमेंट कर चीफ जस्टिस को कहते हैं कि रेफर करे तो उसके बाद जाएगा, और जब काउंसिल में जाते हैं तो काउंसिल के रूल्स में लिखा हुआ कि जो भी एक्सपर्टीज चाहिए, चाहे लोकल या इंटरनेशनल फॉरेनर, वो उसको कर सकते। लिहाजा जजेस रिलेटेड कोई भी ऐसी गवर्नमेंट मेड कमीशन उनको रिक्वायर नहीं कर सकता। अलबत्ता ये बात जरूर सर, आपका पॉइंट आ गया इस पे हसन साहब। मैं जरा इसकी कुछ टेक्निकलिटी समझना चाह रही हूँ सर। ऑडियो का शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल होना, इसका क्राइटेरिया जरा बताइएगा, क्योंकि आसिफ खोसा साहब की एक जजमेंट है सामने जिसमें उन्होंने वाजे कहा था कि ऑडियो वीडियो से मुतालिक केसेस में जिस डिवाइस पर रिकॉर्डिंग की गई है, जिसने रिकॉर्डिंग की है, दोनों का पेश होना जरूरी है। तो क्या सर फिर रिकॉर्डिंग करने वालों को भी कटहरे में लाया जा सकता है, जाएगा? देखें, ये एक सेटल्ड लॉ है कि ऑडियो या वीडियो लीक्स भी होती हैं, उनको प्रूव करने के लिए वो डिवाइस जिससे ये रिकॉर्डिंग होती है और जो रिकॉर्ड करने वाला है, ये वो दोनों पेश किए जा सकते हैं। लेकिन आजकल एक और चीज़ जो है वो साइंस ने बड़ी तरक्की की है, और फोरेंसिक जो किया जाता है उसकी भी जो रिपोर्ट है वो ऑथेंटिक है, और उसको रूल्ड आउट नहीं किया जा सकता। अगर अवेलेबल है डिवाइस तो वो पेश कर दे, बनाने वाला अगर अवेलेबल है तो उसको भी पेश किया जा सकता है, इंक्वायरी या तफ्तीश में शामिल किया जा सकता है। अगर फर्ज महाल इन दोनों में से कोई चीज नहीं है तो फोरेंसिक करवा के पता चल सकता है कि ये ओरिजिनल है या इसमें टेपिंग की गई है, तो वो चीज क्लियर हो सकती है। और बड़ी सेंसिटिव किस्म की फोरेंसिक रिपोर्ट्स होती हैं, उन पे बड़ा। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा, जिसने ऑडियो रिकॉर्ड की, क्या वो भी आएगा कटहरे में? जी, अगर पता चल जाता है कि फलां बंदे ने ऑडियो की है और वो जैली है, तो एक तो चीज बिल्कुल ठीक है कि जो प्राइवेसी है उसमें नहीं सर, जाली नहीं, ओरिजिनल भी हो जो रिकॉर्ड कर रहा है, क्योंकि ये आसिफ सईद खोसा साहब का ये जजमेंट है ना सर, कि उस डिवाइस का भी और करने वाले का भी पेश होना जरूरी है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर पहली बात तो ये है कि किसी की प्राइवेसी में एंटर होने का कोई हक नहीं है किसी को भी, चाहे वो एजेंसीज हो या कोई इंडिविजुअल हो। अब तो ये तो बात के कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि उनके खिलाफ क्या होना चाहिए, लेकिन चूंकि एक चीज सामने आ गई है और उसका एक हाई प्रोफाइल कमीशन बन गया और उन्होंने ये सॉर्ट आउट करना है, तो मेरा ख्याल है कि वो करने के बाद उनके पास ये इख्तियार होगा कि बनाने वाला अगर सामने आता है या वो सामने लेके आते हैं या डिवाइस सामने आती है। पाशा साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों में, मिस्टर गौहर और हसन पाशा साहब, आप दोनों मेरे साथ मौजूद थे। ऑडियो लीक्स और उस पर कमीशन बनाए, उस पर बात हो रही थी। तो इमरान खान साहब की भी आज एक और नई ऑडियो सामने आई है, जरा वो सुन लीजिए, फिर इस पर बात करते हैं। My government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. A lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. Why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now, want a statement highlighting what is happening, and that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं अमेरिका ने हुकूमत गिराई। अमेरिका से कहते हैं जनरल बाजवा ने हुकूमत गिराई। पाकिस्तानी अवाम से कहते हैं अमेरिका के खिलाफ जिहाद में मदद करें। अमेरिका से कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मेरी मदद करें। यही इमरान खान पहले नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पर अमेरिका से फौज के खिलाफ मदद मांगने का इल्जाम लगाकर तनकीद किया करते थे। खुदा के वास्ते मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। अमेरिकनों को खत लिखता है कि खुदा के वास्ते मुझे फौज से बचा लो, मैं आपकी खिदमत अच्छी तरह नहीं कर सकता फौज की वजह से।
मुझे इनसे बचा लो, मैं अपने जनरल ले आऊंगा और आपके जूते बेहतर पॉलिश करूंगा। फौज के खिलाफ अमेरिका से मदद मांग रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को भड़का रहे हैं और फिर भी पूछते हैं कि वो नाराज क्यों है, अल्लाह जाने। मेरी उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उस तरह से है, वो मुझे अभी तक नहीं पता क्यों। या आप यकीन करें कि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मेरी उस तरफ कोई लड़ाई नहीं। तो कहने को दिल चाह रहा है कि इस सादगी पे कौन न मर जाए है खुदा। गुज़िश्ता 13 माह से अपनी ही सियासी हिकमत अमली की नाकामी और इक़्तिदार से बेदखली का इल्ज़ाम इदारों पर लगाने वाले खान साहब कह रहे हैं मेरी तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है, गुस्सा उधर से है और वो पता नहीं क्यों है। तो इसका जवाब खान साहब कुछ यूं है कि आप इक़्तिदार से निकाले गए तो मकबूलियत का ज़ौम बढ़ता गया, शोहरत के खुमार में न साबिक़ आर्मी चीफ को बख्शा, न नई क़यादत आपके हमलों से महफूज रही। आपने इस तैनाती को रोज़े अव्वल से मुतनाज़िब बनाए रखा, कभी साबिक़ चीफ को एक्सटेंशन की ऑफ़र की तो कभी तैनाती अगली हुकूमत तक मौखर करने की बात की, कभी नए चीफ को पीडीएम की मर्जी का चीफ करार दिया तो कभी मफरूज शख्स के हाथों तैनाती का बयानिया बनाकर मुतनाज़िब बनाया, फिर भी कुछ नहीं हो सका तो दारुल हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। इस दौरान क्या कुछ करते रहे भांडा अब खुद आपके करीबी साथी फोड़ रहे हैं। नई क़यादत आने के बाद उम्मीद थी कि शायद कुछ ठहराव आ जाए, लेकिन आपने तो नए सिपह सालार के खिलाफ भी ऐलान जंग कर दिया। खान साहब, हुकूमत मुखालिफ कार्रवाइयाँ की लेकिन आपकी नज़र में जिम्मेदार आर्मी चीफ, अपने ही लोगों की मुखालिफत के बावजूद असम्बलियाँ तहलील करने की हिकमत अमली आपकी, लेकिन इलेक्शन न मिलने का जिम्मेदार आर्मी चीफ, मलिक रियाज से डील्स आपकी लेकिन केसेस का जिम्मेदार आर्मी चीफ, तोहफे और घड़ियों की लेन देन आपकी लेकिन तोशाखाना केस का जिम्मेदार आर्मी चीफ, फॉरेन फंडिंग आपकी लेकिन अदालती कार्रवाई का जिम्मेदार आर्मी चीफ, जलाओ घेराव आप करें कानूनी कार्रवाई हो तो जिम्मेदार आर्मी चीफ, कभी ऑडियो लीक्स तो कभी जजेस पर दबाव डालने का इल्जाम, यहां तक कि आपने महाफिजों पर भी अपने कत्ल की प्लानिंग का शर्मनाक इल्जाम धर दिया। हाजिर सर्विस जर्नैल को वजीराबाद हमले में मुलव्विस करार देकर जिन नामों से आप पुकारते रहे पूरी कौम जानती है। शहबाज गिल, आजम सवाती के केस में ऐसे इल्जामात जो वो दोहराए नहीं जा सकते। सोशल मीडिया पर अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ चार्जशीट सुनाते हैं आप, अपने अगवा का इल्ज़ाम लगाते हैं आप, मातहतों को अफसरों के अहकामात ना मानने पर उकसाते हैं आप, जलसों में नाम लेकर इल्ज़ाम लगाते हैं आप, अवाम और फौज में दूरियां बढ़ाते हैं आप, फौजी तनसीबात पर हमले को अपनी गिरफ्तारी का रद्द अमल कहते हैं आप, और अब बराए नाम मजम्मत के बाद बड़ी सादगी से पूछते हैं कि उन्हें गुस्सा किस बात का है। गोया जाने न जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने, और ये सब करके भी उन्हीं से कहते हैं इलेक्शन दिला दो, हुकूमत गिरा दो, मुझे वज़ीर आज़म बना दो। वैसे सुभान अल्लाह है इमरान खान साहब। मुझे आसिफ करमानी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। करमानी साहब, खान साहब अमेरिका से मदद मांग रहे हैं सर, हुकूमत गिराने का जिम्मेदार भी जनरल बाजवा को ठहरा रहे हैं, इस पर कमीशन बनना चाहिए समझते हैं? इस बिल्कुल बनना चाहिए, बल्कि ये तो देखें ना, उन्होंने एक और यू टर्न लिया है। अब उनसे पूछा जाए कि ये जो उनकी गुफ्तगू आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जहां वो एक कांग्रेस वुमेन से बात कर रहे हैं और उससे भीख मांग रहे हैं कि मुझे बचाओ, मेरी हुकूमत को एक्स आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा ने गिराया है, और वो तो कहते थे कि ये अमेरिकन हुकूमत ने, अमरीकी साजिश है ये, और ये एक हमें एक रजीम चेंज जो हुई है इसमें वो नाम बड़ा शद्दोमत से लेते थे, डोनाल्ड लू नामी एक साहब है उनका, तो वो कहाँ गया वो साइफर जो वो लहरा के लोगों को बदगुमान करते रहे। आज वो बकौल कि वो कहते हैं ना कि जिसके बीमार हुए जिसके सबब उसी ये तार के लौंडे से दबा लेते हैं, तो अमेरिका ने तो उनकी हुकूमत बकौल उनके गिराई थी, तो आज अमेरिका से क्यों अपीलें और भीख मांग रहे हैं? ये तो इमरान खान साहब से पूछना चाहिए और ज़रूर कमीशन बनना चाहिए। साहब, मरियम नवाज ने भी इंकशाफ किया है सर कि जस्टिस खोसा ने मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मियां साहब पर दबाव डाला। सर, ये दबाव कब और कैसे डाला गया? और सबसे बढ़कर ये कि आइन में तो चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का कोई जिक्र ही नहीं है, तो फिर ये होता कैसे दबाव के बावजूद भी? मैं इस एक्सटेंशनों के हक में नहीं हूँ,
और इसमें जो जिसकी मुद्दत जितनी है उसको वो पूरी करे, और जो बेस्ट वो अपना शॉट दे सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है इस मुल्क की तरक्की में, खुशहाली में, इंसाफ देने में, सिक्योरिटी में, उनको करना चाहिए। लेकिन ये एक्सटेंशंस जो हैं ये मैं नहीं समझता कि इससे तो एक दूसरों की हक तलफी भी होती है। तो अगर उसने आसिफ सईद खोसा साहब ने कोई ऐसी माजी में बात की है तो जाहिर है उनको नई एक्सटेंशन दी गई, लेकिन ये ख्वाहिशात जो होती हैं ये इसका कोई एक एंड नहीं होता। तो ख्वाहिशात बेलगाम घोड़े होते हैं, ये इन पर सवारी नहीं करनी चाहिए, ख्वाहिशात नहीं पालनी चाहिए। असल चीज़ ये देखने की है कि जब तक आप पाकिस्तान में किसी भी इदारे में आपने सर्व किया है अपनी दौरान मुद्दत मुलाजमत के, तो आप पाकिस्तान को क्या देके जा रहे हैं। यहाँ मैं आपको वो उसका एक खूबसूरत स्मॉल सा वन सेंटेंस है। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, उसने जब ओथ टेकिंग उसकी हुई थी सेरेमनी 1950s में, लेट में, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात कही थी अपनी स्पीच में। उसने कहा था कि एस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, एस्क what you can do for your country। तो जो ये एक्सटेंशन मांगते हैं इनसे पूछना चाहिए कि आपने सवाल सुन ले सर, हुकूमती अरकान कह रहे हैं कि इमरान खान को मुल्क से बाहर भेजने की जरूरत ना की जाए, तो सर क्या कहीं से खान साहब को बाहर भेजने की कोई कोशिश की जा रही है? हुकूमत के सामने है ऐसी कोई ऑफर? देखिए मुझे नहीं मालूम कि कोई हुकूमत का ऑफर है कि नहीं, और हुकूमत कौन होती है, हम कौन होते हैं ऑफर करने वाले। जिन लोगों ने जिना हाउस जला दिया, कायद आज़म का घर जला दिया, जो कोर कमांडर की रिहाइशगाह थी जला दी, जिन्होंने GHQ पर हमला किया, पाकिस्तान के वजूद पर हमला करने के मुतरादिफ है ये पाकिस्तान जो है, पाक फौज है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो पाक फौज है। तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। और जिन लोगों ने इस सारे अमल को, जो ये 9, 10, 11 मई को हुए हैं वाक़यात, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिन्होंने मुआवनत की, जो सहूलतकार है, जिन्होंने प्लानिंग की, उन सब को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए और उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि दोबारा किसी को जरूरत ना हो। और मैं नहीं समझता कि हुकूमत में कोई ऐसा शख्स होगा जो इस चीज को कहेगा जी कि इनको बाहर जाने दें, तो फिर सबको जाने दें, फिर खोल दें दरवाजे। रहिएगा, वजीर आजम बनने के बाद छोटे मियाँ साहब को एक और रिलीव अदालतों की जानिब से मिल के आए, तो नैब के जो केसेस हैं उससे मुतालिक इस पर मैंने आपसे तफसील में बात करनी है। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। आसिफ करमानी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, सर नैब ने आज एक और केस आशियाना स्कैंडल में भी छोटे मियाँ साहब को क्लीन चिट दे दी है। जब से हुकूमत आई है एक एक करके सारे केसेस ख़त्म हो रहे हैं। नून लीग और हुकूमत का मानना ये है कि सारे केसेस क्योंकि गलत थे इसलिए ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या सर ऐसे केसेस बनाने वालों के खिलाफ कोई एक्शन होगा? साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को बुलाया जाएगा? करमानी साहब, मेरे बस में हो तो ज़रूर करूं, और मैं अपनी गवर्नमेंट को मैं गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं हूं, मेरी पार्टी इस गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन मेरे अगर बस में हो तो उन तमाम लोगों को मैं कटहरे में लाऊं जिन्होंने इस मुल्क में पोलराइजेशन पैदा की, जिन्होंने इस मुल्क में लोगों पर झूठे इल्ज़ामात लगाए, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां तबाह की, बर्बाद की, नवाज शरीफ को झूठे इल्ज़ामात में कैद करवाया, उन तमाम लोगों को मेरा बस चले तो मैं कटहरे में खड़ा करूँ। चूँकि पाकिस्तान 2017-18 तक बड़ा खुशहाल मुल्क था, महंगाई कंट्रोल में थी, गरीब जौन सा था, मिडिल क्लास जौन सी जिसके लिए कायद आज़म ने मुल्क ये बनाया था, उन लोगों को बहुत अमन से वो ज़िंदगी गुजार रहे थे। बिजली के बिल भी आप देख लीजिए, कंपेयर कर लें, जो खाने पीने की अशिया देख लीजिए, तमाम चीज़ें महंगाई कंट्रोल में थी, अच्छी भली एक चलती नवाज शरीफ की हुकूमत को एक इनको तजर्बा करने का शौक़ था। आज उस तजर्बे की जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, उसका रिजल्ट जो है वो आज पूरा पाकिस्तान भुगत। सर लेकिन सर करमानी साहब, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना सर, इन केसेस के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं सर, पाकिस्तानियों के टैक्स का पैसा खर्च हुआ है। सियासी लीडरान जेलों में होते हैं और फिर केस ख़त्म हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ सियासी लड़ाई और अवामी पैसा ही ज़ाया होता है। सर आज भी इमरान खान के खिलाफ नैब ने केसेस शुरू किए हैं, उनका भी फिर ऑब्वियसली यही हशर होगा, तो फिर कसूरवार कौन होगा? देखिए इमरान खान साहब के खिलाफ जो केस बन रहे हैं उनके तो बड़े वैलिड और सॉलिड सबूत मौजूद हैं। मिसाल में चलने दे देता हूँ, ये घड़ी का जो तोशा खाना का केस है, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है उनके खिलाफ। फॉरेन फंडिंग का केस जो है जिसके फैसले आ चुके हैं, वो बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस है उनके खिलाफ। अच्छा,
इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है। अच्छा, फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर केस है, पेशावर की BRT है, वो मिलियन क्या बिलियन ट्री सुनामी वाला एक स्कैंडल है, उनका रिंग रोड स्कैंडल है। फिर उनके जो फ्रंट मैन के तौर पर वो जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, वो फरा बीबी और उनके हस्बैंड, वो बहुत बड़ा एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। फिर ये सबसे हालिया ये जो 50 अरब रुपए का, अब तो 60 अरब रकम हो गई, 190 मिलियन पाउंड जिसका ये अलकादर ट्रस्ट है, ये बड़े मजबूत केस है। उनके खिलाफ तो झूठे केस कोई नहीं है। तो इसलिए अब इमरान साहब को हौसला करना चाहिए। जिसने गाजरें खाई हैं फिर उसमें ज़ाहिर है पेट में दर्द भी उसी की ही होगी। नवाज शरीफ के खिलाफ अगर कोई एविडेंस होता, नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत होता, तो फिर उकामा पर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता। और अब तो ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं। जो अब है ना करमानी साहब के अभी बड़े सॉलिड एविडेंसेस मौजूद है। तो यही बात हम पिछली हुकूमत में सुनते थे, वो टीटीज वाले जो केस थे, वो मकसूद पापड़ वाला और दीगर लोग, तो उस वक्त भी बड़े सॉलिड के एविडेंस बताए जाते थे। लेकिन आज जो है वो क्लीन चिट मिल रही है तमाम केसेस में। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ करमानी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। कराची के इशू की तरफ जा रही हूँ, जहाँ पर मेयर कराची जिसका इंतखाब होना है, लेकिन एक डेडलॉक है। आज जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने उनका आपस में इकट्ठा होकर और फिर अपना मेयर लाने की बात हो रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पहली बार कराची में अपना मेयर बनाने जा रही थी, ऐसा सोच रही थी, क्या अब ये इनका ख्वाब चकनाचूर हो गया है या कोई टेक्निक्स है इस तरह की? नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर बल्दियात हैं, मेरे मौजूद मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब, क्या हुआ सर, कराची में मेयर बनाने का जो पीपल्स पार्टी का ख्वाब है वो पूरा नहीं हो सकेगा सर? PTI ने मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। हाफिज नईम साहब बड़े पुरुम्मीद हैं कि मुंतखब हो जाएंगे वो मेयर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, अगर अददी लिहाज से उनकी नंबर्स पूरे हैं और ज़्यादा हो जाएंगे तो हाफिज़ नईम साहब या जो भी उनका आपस में फ़ैसला होता है, जो भी मेयर होगा उसको वेलकम भी करेंगे और उसकी मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी करेंगे। हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल सीधा है कि अददी लिहाज से सिंगल मेजॉरिटी पार्टी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और पहले ही फेज़ में हमारे पास 100+ चेयरमैन हैं और जमायत इस्लामी के पास 80+ हैं और PTI के पास 40+ हैं, 41 हैं या 42 हैं। तो हमने जो जमायत इस्लामी से बात हुई थी हमारी इलेक्शन से पहले भी, बाद में भी होती रही है, उसमें ये बात रखी गई थी कि जिसके भी नंबर ज़्यादा होंगे उनका मेयर होगा और दूसरे जो पार्टी है वो डिप्टी मेयर की तरफ जाएगी। तो इसलिए हम तो ये कहते रहे। अब आकर अगर इस तरह का कोई इल्हाक होता है तो 100 बिस्मिल्लाह जी, जो भी जब इलेक्शन होंगे अगर उनके नंबर ज़्यादा हुए तो उनका मेयर आएगा, उसको वेलकम भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। और लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि आज भी मीडिया पे सुबह से बड़े इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिस तरह इलेक्शन के बाद भी लगाए गए कि जी बड़ी रिगिंग हुई है, हालांकि सबने देखा, रीकाउंटिंग भी हुई, दीगर चीज़ें भी हुई, बल्कि जमायत इस्लामी और सर अभी तो अददी एतबार से उनके नंबर ज्यादा है ना सर? जी सर, अददी एतबार से तो अभी जमात इस्लामी के नंबर ज्यादा हैं इत्तेहाद के साथ सर। जी बिल्कुल, जब अगर दोनों का इत्तेहाद होता है तो बिल्कुल उनके नंबर ज्यादा होंगे। तो जाहिर है इलेक्शन जब होती है उसमें जिसके पास नंबर होंगे वही मेयर होगा। मैं दोबारा दोहरा सर, ये आपकी बात जो है ना बड़ी मायने खेज है। मैं सुबह से सुन रही हूँ नासिर साहब, आप जगह जगह यही बात कर रहे हैं कि जिसकी अददी अक्सरियत होगी तो इट मींस कि कोई अंदर खाते कुछ चल रहा है सर। इज इट पॉसिबल कि PTI के लोग आपके साथ आ जाएं, नंबर्स आपके ज्यादा हो जाएं सर? कोई बातचीत चल रही है क्या अंदर? देखें किरण साहिबा के PTI के 2-4 किस्म की जो है ना उनके मौक़िफ़ सामने आए हैं काफ़ी अरसे से, जिसमें एक और भी इनकी वजाहत से आया है कि हम इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं रहेंगे। उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरा जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है आज भी, हाफिज़ नईम साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी हरासा कर रही है, पुलिस के ज़रिए ये हो रहा है वो हो रहा है। देखें इशू क्या है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो PTI का तर्ज़ सियासत रहा
और जो खान साहब की पॉलिसीज रही जिसमें लोग समझते हैं कि मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं, हमारे फौजी इदारों और जो भी हैं उनको ये टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह जना हाउस पर हमला हुआ, GHQ पर हमला हुआ, पीपल्स बस को जलाया गया और बहुत सारी चीजें हुई, तो लोग उनसे सुन ले, लोग उनसे फासला कर रहे हैं। न सिर्फ उनके MP MNA, उनका सीनियर कैडर जो बहुत करीबी समझे जाते थे खान साहब से, वो भी नाला होकर नासिर साहब, आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं सर, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे एक छोटा सा क्विक ब्रेक लेना है, मैंने क्विक ब्रेक लेना है, आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। क्विक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। नासिर हुसैन शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है और नासिर साहब बार बार कह रहे हैं कि जिसके पास अददी अक्सरियत ज़्यादा होगी वो अपना मेयर बनाएगा, लेकिन अभी हमें नज़र आ रहा है कि जमात इस्लामी के साथ क्योंकि PTI का इत्तेहाद है, तो अब ये कैसे होगा? तो नासिर साहब, क्या सर कोई यकीन दहानी, कोई कन्फर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास कि इलेक्शन के वक्त जो PTI के लोग हैं वो न्यूट्रल हो जाएं, कि जिसकी वजह से आपकी अददी अक्सरियत ज़्यादा हो जाए और आप अपना मेयर ले आए? सर देखिए, मैंने आपसे एक वजाहत से कहा कि हमारा मुकम्मल तौर पर जो भी जीतेगा उसको वेलकम करेंगे और उसकी मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। हमें ज़रूर ये बात है और हमने सबसे ये बात की भी है और मज़ीद भी करेंगे कि कराची की बेहतरी के लिए सब साथ मिलकर काम करें, और ये जो कराची की कॉर्पोरेशन है इसमें सब लोग साथ होंगे तो कराची के लोगों के मसाइल हल होंगे। इखलाकी तौर पर अददी लिहाज से सिंगल मेजॉरिटी पार्टी पीपल्स पार्टी है, तो उसका मेयर हो और बाकी सब उसका मिलकर साथ दें। हम जमात इस्लामी के पास भी जाएंगे, सर आपको यकीन दहानी करवाइए किसी ने साथ देने की। PTI के पास भी जाएंगे, जी बिल्कुल, PTI के पास भी जाएंगे, PMLN के लोग जीते हैं, JUIF के लोग जीते हैं, TLP के लोग जीते हैं, क्योंकि ये कोई प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस नहीं है, ना ही असेंबलियां हैं, ये वो जगह है जहां से गली मोहल्लों के काम होते हैं, तो इसलिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। और फिर दोहरा देता हूं, एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि जिसकी हुकूमत होती है, अगर उसके पास मेयरशिप होती है, बल्दियाती मामला उसके पास होता है, तो वो एक कोऑर्डिनेशन अच्छी चल जाती है। नासिर साहब, मुझे ये कहिएगा सर कि जमात इस्लामी ने तो अपने मेयर का बता दिया, नईमुर रहमान साहब हैं कैंडिडेट। सर आप लोगों ने अभी तक अनाउंस नहीं किया, कुछ ऐसी इत्तलात, कुछ खबरें आई थी कि मुर्तज़ा वहाब साहब शायद मेयर होंगे, तो सर ये कंफर्म है मुर्तज़ा वहाब साहब ही होंगे आपके कैंडिडेट मेयर के? सर जी, वो उस लिस्ट में ज़रूर हैं, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, वो पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी, चेयरमैन बिलावल साहब उसका अनाउंस करेंगे, लेकिन ये सब लोग हैं, उसमें 4-5 लोग हैं जिनमें से कोई एक जो है नजमी आलम भी हमारी तरफ से नामजदगी होगी जिसकी मेयरशिप के लिए। जी बिल्कुल, नजमी आलम साहब भी हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर वर्कर हैं और इलेक्टेड हैं, और वो भी उसमें हैं, और भी के साथ 4-5 नाम हैं जिन पर गौर हो रहा है। सही, ठीक है, बहुत है। नासिर हुसैन शाह साहब, जैसे कि मैंने कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग तो यही होती है कि जिसके पास हुकूमत होती है, अगर उसके पास मेयरशिप हो, बल्दियाती मामलात हो, तो शायद कोऑर्डिनेशन ज़्यादा बेहतर चलती है। अब लेट्स सी, जो भी हो कराची के लिए बेहतर हो। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।